लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी करा रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 7 है। देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या नेशनल इकोनॉमी, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका लाइफ लाइन क्या है, कौन ऐसा पार्ट है जिसके बिना हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती, और इकोनॉमी का कौन ऐसा पार्ट है सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन करता है, सबसे अधिक योगदान कौन करता है। जैसे देखो एक्चुअली क्या है, आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपके एनसीईआरटी के हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं, तो मैं लाइन वाइज वर्ड वाइज ही पढ़ाऊंगा, चाहे टाइम कितना भी लगे। वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ, सम ऑफ these आर अवेलेबल इन आवर immediate surrounding, while other requirements are met by bringing things from other places. Goods and services do not move from supply locals to demands locals on their own. The movement of these goods and services from their supply location to demand location necessities and need for transport. Some people are engaged in facilitating these movements. मैं आपको समझाऊं मैंने क्या पढ़ा, आप लोग बोर हो गए, मैं भी पक गया। झारखंड में, अभी इससे पहले का जो चैप्टर था, झारखंड में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में इंडिया का सबसे अधिक कोल पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। दिल्ली को भी तो कोयले की जरूरत है ना बिजली बनाने के लिए, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन है, और इवन आपको पता है जम्मू कश्मीर को भी जरूरत होगी, राजस्थान को भी जरूरत होगी। तो आखिर कौन सा ऐसा इकोनॉमी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो नीडी लोगों को, मतलब जहां जरूरत है, डिमांड जहां है, मांग जहां है, आपूर्ति वहां तक पहुंचाए, सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के चेन को बरकरार रखे, मांग और आपूर्ति की श्रृंखला को बनाए, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, जो भी हो इंपॉर्टेंट था। पहले भी जैसे हम जो पढ़ाते थे, जब ये आप लोग का टर्म अलग अलग नहीं हुआ था, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन किस सेक्टर में आता है, बोलिए, टर्सरी में। गुड। तो जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, रेलवे हो गया, शिपमेंट हो गया, या रोडवेज है, जितना भी है, ये सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन या यातायात में आता है। और ये जो यातायात व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये टर्सरी सेक्टर में आता है। ओके, हम लोग इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, सबसे पहले हमारे देश में क्या जरूरत है ट्रांसपोर्ट की, परिवहन के साधनों की, और कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधनों की, पहली बात। दूसरी बात, अवेलेबिलिटी या उपलब्धता कितनी है हमारे देश में। तीसरी बात, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करें। सबसे पहली बात, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के क्या साधन है, माध्यम क्या है जिसके चलते ट्रांसपोर्ट होता है पूरे इंडिया में। तो लैंड, वाटर और एयर। दुनिया में और भी कहीं भी ऐसा ही होता है, ऐसा तो नहीं ना बेटे कि वो इनविजिबल होके, अदृश्य होके भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। तो तीन ही तरीके हैं। लैंड में रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन आती है। वाटर में इनलैंड और ओवरसीज। इनलैंड मतलब कि आंतरिक जल मार्ग, और ओवरसीज मतलब कि समुद्री जल मार्ग। अगर आपको विदेशों को जाना है, विदेशों को कोई सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करनी है, तो आप समुद्र के रास्ते से भेजोगे। और अगर देश के अंदर ही अगर आपको कोई सामान अगर वाटरवेज के थ्रू या जल मार्ग के रास्ते भेजना है, तो जो भी नदी है, जितने भी या नहर है, उसके माध्यम से भेज सकते हैं। नहर बेटा यहाँ पर तो इंडिया में देखो कोई ऐसा है नहीं, ठीक है, लेकिन इंडिया में जो रिवर्स हैं, और सबसे मेन जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये दो रिवर्स है वाटर के लिए, वाटरवेज इसको बनाया गया। इंडिया में कितनी वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवेज, आंतरिक जलमार्ग, जी, मतलब कि नदियों के रास्ते केवल होगा वो, ठीक है, क्योंकि नदियां ही आपको पता है हजारों किलोमीटर दूरी तक बहती है। आप लोगों को पता है इंडिया में गंगा रिवर की लेंथ कितनी, लंबाई याद है आप लोगों को? 25-25, हाँ 25-25 याद रखिएगा, 25 किलोमीटर, 2525। तो उसमें भी एक बात आपको पता होगी कि गंगा निकलती है गोमुख से,
गंगोत्री उत्तराखंड, वहां से हरिद्वार तक तो आप उसमें नाव चला ही नहीं सकते क्योंकि पहाड़ों पे उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलती है। ठीक है। अब बेटा मान लो कि किसी को सामान ले जाना है, कुछ भी ले जाना है, तो वो जो हवा भर करके वो टायर वाला वो बना देते हैं बड़ा सा, और उसमें वो इतना बड़ा हेलमेट वेलमेट लगा के वो स्टंट करते हैं। ऐसा स्टंट करता हुआ कोई चावल आटा थोड़ी लेकर के जाए, वो तो खेलने कूदने के लिए है। तो हरिद्वार से लेकर के, ठीक है, हरिद्वार से लेकर के ये आपको पूरा कोलकाता तक, ठीक है, हुबली तक, वहां तक पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी गंगा में पाया जाता है। वहां तक आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। बेटे लग रहा है बदलता भारत आपने देखा नहीं। जहाज नहीं, स्टीमर, छोटे साइज के, ठीक है ना बेटे। अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि तेल के टैंकर जा रहे हैं, जापान को आप भेज रहे हैं गेहूं में, तो छोटा मोटा सामान ही जाएगा। अभी मैं बताऊं कि वाराणसी में इस तरह के स्टीमर्स, इलाहाबाद में इस तरह के स्टीमर मतलब छोटे साइज का जहाज जो बड़ा नाव होता है, उस तरह के हो गए। ठीक है, क्रूज एकदम, मतलब आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा, वो गंगा के ऊपर है ना, वो नाव से वो सवारी करने के लिए, मतलब लेकिन उस टाइप का वो स्टीमर भी होगा, जहाज भी होगा, सरकार ऐसे इंतजाम कर रही है, लग्जरियस। इनलैंड, इन वाटर, इनलैंड वाटर बेटा, इनलैंड मतलब आंतरिक जलमार्ग, वो नदियों के रास्ते से होता है। हाँ, पानी के रास्ते से आप जा सकते हो। बोट हो गया आपका, जो भी नाव है उस तरह का, छोटे मोटे जहाज हो गए। ओवरसीज मतलब समुद्री रास्ते से, समुद्र के ऊपर जो जाता है, ओवरसीज। ठीक है। एयरवेज, एयरवेज में डोमेस्टिक एयरवेज जो कि गांव से, मैंने अपने शहर के शहर देश के अंदर, और एक होता है इंटरनेशनल एयरवेज। अब डोमेस्टिक एयरवेज में पब्लिक अंडरटेकिंग और दूसरी प्राइवेट अंडरटेकिंग। अभी तो बुक थोड़ी पुरानी होगी, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिया में अभी कोई भी है ना गवर्नमेंट ऑन्ड या पब्लिक सेक्टर का कोई भी एयरवेज है ही नहीं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो किसने ले लिया बेटा? इंडिया में जो एयर इंडिया था हमारा, सरकारी था, सरकार उसका कंपनी का कर दिया, हमेशा घाटे में रहता था। तो इस कंपनी को किस प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया? टाटा सन्स ने ना। गुड, चलिए। तो अब रोडवेज के से स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट में। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर इन इंडिया। भारत में जमीन के ऊपर 56 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज, ये रेलवे के साथ साथ लगा हुआ है। The still have an edge over railway in view of the easy with which they can be built and maintained. The growing importance of road transport vis-a-vis rail network transport is rooted in the following reason. ये आएगा पेपर में जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। इंडिया में रेलवे लाइन तो है, अधिकतर जगह पे रेल रूट है, ठीक है, लेकिन व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि रेलवे के रहने के बावजूद भी भारत में रोडवेज का विकास होना चाहिए या रोडवेज का इंपॉर्टेंस है? क्या कारण है? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पॉइंट वाइज आपको इसे 6 रीजन दे भी रखे। मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां हाईलाइट भी कर रहा हूं आप लोग के लिए, ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे। द ग्रोइंग, जितना भी मैंने ये येलो कलर में हाईलाइट किया है, अब जो वीडियो अगर देखेंगे, चाहे मत देखो आपकी इच्छा, तो ये सारी हाईलाइटेड जो चीजें हैं ना, ये आपको नोट्स में लिखनी है। बिल्कुल बेटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मान गया इंटरनेट। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, देखिए पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट इज रेलवे लाइन। रेलवे लाइन की तुलना में रोडवेज का या सड़क बनाने का खर्चा बहुत कम आता है, इसलिए रोडवेज अच्छी ज्यादा है। दूसरी, रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। आप रेलवे को हर जगह तक नहीं पहुंचा सकते। एक पहाड़ की चोटी तक, अगर मैं कहूं केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहां तक आप रेल पहुंचा दो, बड़ा मुश्किल है भाई।
पहाड़ों पे रेलवे का है ना, काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए, और उतनी हाई एल्टीट्यूड पे अगर आपको रेलवे पहुंचाना है तो बहुत ज्यादा मात्रा में पहाड़ों को काटना पड़ेगा। इकोलॉजिकली भी वो ठीक नहीं है, पर्यावरण के दृष्टि से भी। और हम लोग, और बहुत ज्यादा पैसे का खर्चा है, मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। और मैं इसके पीछे आप लोग को एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा कि आखिर शिमला तक रेलवे लाइन क्यों बनाई गई थी। आप लोगों को पता है इसके बारे में, क्यों बनाई गई थी, पता है आपको? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है उसके पीछे। एक तो ये लैपटॉप देख देख के ना भाई तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे आंखों का है ना भरता बन गया। खुजली नहीं बेटे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो। टॉफी खाने से सब समस्या का समाधान नहीं हो सकता। देखिए, तीसरा रीजन ये है कि रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रांसवर्स माउंटेन सच एज द हिमालय। हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों पर या बहुत ज्यादा स्लोप वाले इलाकों पर रोडवेज बनाना आसान है, लेकिन रेलवेज बता रहे हैं, इसको पहले कंप्लीट कर लें। इंपॉर्टेंट, रोड बनाना आसान है लेकिन आप रेलवे नहीं बना सकते, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्संस एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर थोड़े बहुत सामान लेकर के जाना हो, आपको बहादुरगढ़ मंडी से 2 कैरेट टमाटर लेके आना है, आपने अपने बाइक पे डाला, पीछे बांधा, आ गया। आपको 20 कैरेट लेके आने हैं, आपने अपने इको में डाला, लेकर के आ गए, ठीक है। आपको यहां से मान लीजिए कि आपको पीतमपुरा तक जाना है, अपनी कार की, अपने 2-4-5 आदमी बैठ के निकल गए, ठीक है। तो कम लोगों को लेकर के या कम सामानों को लेकर के आना और जाना जो होता है वो रोडवेज के थ्रू आसान होता है और सस्ता भी होता है। अब इतने छोटे छोटे डिस्टेंस पे गली गली कैसे आप बना सकते हैं, रोडवेज तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। अगला, इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। अब आपने अमेजन से ऑर्डर किया, गली नंबर 5 में कौन सी ट्रेन जाके लगा देंगे, ठीक है ना। तो डोर टू डोर डिलीवरी, और सबसे अधिक इंडिया में क्या है, डोर टू डोर सप्लाई, घर घर तक जाके जो सप्लाई होती है वो तो रोडवेज के थ्रू ही पॉसिबल। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एज अ फीडर ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज द प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। अगर आप जहां पर हो वहां से आपको सी पोर्ट तक जाना है, आपके खेतों में, आप केरला के किसान हो, आपके खेतों में मसाले हो रहे हैं, सारी चीज हो रही है जिसका वर्ल्ड मार्केट में बहुत डिमांड है, तो खेतों खेतों से सड़क के रास्ते, सड़क क्या होता है, लिंक करता है आपके गांव को, रोड के थ्रू पोर्ट से लिंक कर दिया गया है, सड़क के रास्ते जाएंगे। और अब बेटा ऐसा तो नहीं है ना कि पानी का जहाज जो होगा आपके खेतों में आके लैंड करेगा, वहां से लेके जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। या अमेरिका वालों ने प्लेन आपके खेत में उतार दिया, वहीं से काली मिर्च उठा के लेके जाएंगे। तो ये रेलवे, सी पोर्ट, ये जितने भी बड़े बड़े जो दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको कनेक्ट करने का काम करता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। अगर शिमला की कहानी सुनिए तो मैं आपको बताऊं, 1900, अच्छा आपको पता है भारत की राजधानी कोलकाता से, तुम मत बताओ, तुमने तो सुना भी था, कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफर हुई, याद है आप लोग को? गुड, आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, आप बता दो। ये याद नहीं है आपको? ये याद है कि क्या कहते हैं, पल्स ट्रॉफी खाने के बाद कैसा लगता है? मुझे तो याद, 1912 में भारत की कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हो गई। अब दिक्कत ये थी कि कोलकाता समुद्र के किनारे वाला इलाका था एक तरह से, ठीक है, तो वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा सर्दी, और ये अंग्रेज जो भी ऑफिसर, अब कैपिटल राजधानी में कौन रहेगा, जो ब्रिटेन, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े बड़े ऑफिसर, वायसराय, गवर्नर जनरल, इस तरह के बड़े बड़े ऑफिसर राजधानी में तो रहेंगे। अब भैया वो लोग प्रधानमंत्री के पोस्ट टाइप के इतने बड़े बड़े आदमी, वो कैसे इतनी गर्मी में रहे? जी, 1858 से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा। सड़ू आदमी हम लोग, इसीलिए हो जाते हैं।
कैसे याद करते हो, इसलिए तो बेटा सरकारी नौकरी नहीं पाए। अगर ये झंझट कम करते ना तो सब कुछ निकल जाता टाइम से। तो चलो कोई बात नहीं। तो इसमें देखिए क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ये ट्रांसफर हुआ ना, तो वहां पर वायसराय लोगों ने सोचा कि भाई सर्दियां तो चलो बीत जाएगी दिल्ली में, गर्मियों में तो हम लोग का क्या कहते हैं तंदूरी कबाब बन जाएगा, तो मर जाएंगे इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे, ठीक है ना। तो गर्मियों की राजधानी शिमला बना दी गई और सर्दियों की राजधानी यहां बना दी गई। रेलवे का क्या कहानी है, क्योंकि अगर राजधानी ट्रांसफर होगी तो जितना भी सरकारी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स होगा वो भी तो जाएगा। ये रेलवे उसी के लिए बनाया गया था। हाँ, वायसराय गवर्नर जनरल का जितना भी सामान होता था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे, ये रेलवे लाइन उसी के लिए थी। मैंने कि कांडला तक, कांडला करो क्या नाम है, अरे क्या है बेटा वो, कालका शिमला। कालका मतलब कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लास्ट बॉर्डर के पास पड़ता है, मैंने हिमाचल प्रदेश स्टार्ट ही होता है, तो यहाँ से मेन जो रेलवे लाइन है जो लैंड पे चलती है तो कालका तक जाकर के लास्ट हो जाता है, और कालका से फिर पहाड़ी स्टार्ट हो जाती है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो वहां पर कालका फिर वहां ट्रांसफर कर देते थे उस छोटी ट्रेन में, और वहां से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फिर शिमला जाते थे। और शिमला में इस चीज का एक बहुत बड़ा मैंने कि गवर्नमेंट क्या कहते हैं वहां पे ऑफिस भी था इस चीज में। कहाँ रेनफॉल, स्नोफॉल की वजह से। हाँ, तो फिर वहां रेलवे लाइन तो जा रही होगी ना, गई ना फिर ट्रेन तो कुछ नहीं, हम तो अपने बस से गए थे। अरे कब की बात है ये? अच्छा अच्छा बेटा, स्नोफॉलिंग में तो फिर गाड़ी रुकी जाएगी ना, इतनी बर्फबारी में तो दिक्कत होगी। रोड जाम हो गए थे, हमें 2 दिन के लिए जाना और पूरा हफ्ता रुकना पड़ा, पूरा बिट्टू बैठ गया दिल का। हां, ये रॉयल होटल वगैरह वाले की निपटी, तो सरकार ने दिया भी तो होगा ना उसको, सरकार से देगी, खुद से गए। अच्छा खुद से गए थे, वो गवर्नमेंट वाला जो होता तो उस पे नहीं। ओके, तो शिमला के नाम पे फोड़ते हैं नारियल, गाड़ी आगे बढ़ाएं, केरला की ओर बढ़े, ठीक है। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस। भारत में सड़कों को 6 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ओके। 6 कैटेगरीज में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर हाईवेज, स्वर्णिम चतुर्भुज या महामार्ग, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज। अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ईस्ट में पूरब में कोलकाता से पश्चिम में बॉम्बे तक, नॉर्थ में दिल्ली से साउथ में चेन्नई तक, ये 4 भारत के महानगरों को जोड़ने वाला एक बहुत चौड़ा जो सड़क होता है, हाईवेज का भी बाबू। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसका मैंने घोषणा किया गया था जी। ऊपर दिल्ली, नीचे चेन्नई, कोलकाता से लेकर के बॉम्बे जी, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला। द मेजर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते हो आप लोग, इंग्लिश में है जो इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है, उद्देश्य, पर्पस के लिए ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है बेटा। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव? पर्पस एक आदमी का पर्सनल अपना कोई फायदा होता है, अगर आप अपने किसी फायदे के लिए या किसी इरादे से काम करते तो आपका पर्पस हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव वो होता है जब ये कम्युनल होता है, मतलब कि कम्युनिटी लेवल पे, सरकार नहीं, जब सरकार काम करेगी तो एक आदमी के फायदे के लिए थोड़ी करती है, पूरे देश के फायदे के लिए, तब वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुड। सो पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं आता, मुझे तो इस काम को छोड़ के किसी में मजा ही नहीं आता। द मेजर ऑब्जेक्टिव, ओके, इट्स माई टैलेंट। मेरे छोटे स्टूडेंट है ना, एक था वो क्या कहते, 1 जनवरी बोले बेटा क्या पार्टी, सर जी पागल हो गए, क्यों 2 दिन की छुट्टी कर दी, तो बोले, और उसको नहीं होमवर्क दिया फिर भी है ना वो 10-12 पेज काम करके लाए, सर जी मन ही नहीं लग रहा था, मैंने काम कर लिया। ये है उनका सेलिब्रेशन। चलो और कुछ नहीं, कुछ कीड़े तो बन ही जाओगे किताबी। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवेज
इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको मिल जाएगा देखने को। हाँ बेटा, कार्बन एंड कंपाउंड करा दिया आपने जी। इसका क्या मेन है ऑब्जेक्टिव? Super highways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. These highways projects are being implemented by the National Highway Authority of India, NHAI. Golden Quadrilateral या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो बनाई गई, इसको किसने कार्यान्वित किया, एग्जीक्यूट किया? एग्जीक्यूशन का हिंदी वर्ड कार्यान्वयन होता है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका हिंदी में भी होगा बेटा, राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, प्राधिकरण। हाँ, नेशनल हाईवेज क्या होता है? तो पहला, एक तो आपने 6 कैटेगरी में पहला देखा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दूसरा है नेशनल हाईवे, NH बचपन से सुना है हमने। नेशनल हाईवेज लिंक्ड एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री. These are the primary road system and are laid and maintained by the Central Public Work Department, CPWD. Central Public Work Department, CPWD. नेशनल हाईवे का देख रेख या बनाने का काम, मेंटेनेंस का काम CPWD करता है, ठीक है। A number of national highways run in north, south and east, west direction. The historical शेरशाह मार्ग, ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग is called national highway number 1. जो ये पानीपत सोनीपत वाला जो जाता है, इसके बारे में भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता देते हैं आप लोगों को, जो कि आपको दूसरा मास्टर शायद ना बताएं। दिल्ली एंड अमृतसर, ये जो NH1 आप देख रहे हो, जो अब हम लोग के थोड़ी दूर 17 किलोमीटर यहां से पड़ता है, इसको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया। सुनते जाइए, और ये कहां से कहां तक था ये सुनेंगे तो आपके तो पांव के नीचे से जमीन ही खिसक जाए। ये बेटा पेशावर, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वहां पे पेशावर शहर पड़ता है पाकिस्तान का। पेशावर से लेके बांग्लादेश में जो ढाका है, वहां तक ये लंबी, ये जो NH1 है वहां तक जाती है, ठीक है। इंडिया में कोलकाता से लेकर के अमृतसर, यहीं तक हम लोग मेंटेन करके चलते हैं इसको, और बाद बाकी सब दूसरे, बांग्लादेश अपना देख लेता है और उधर पाकिस्तान देख लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले बनवाया, उसके बाद अशोका ने इसकी देखरेख की, उसके बाद और राजा आते गए। उसके बाद जब 1540 में चौसा के युद्ध में 1540 में चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं का नाम सुना होगा, अकबर का बाबू था, उसको हराने के बाद जब पूरे भारत का बादशाह बना, तो उसने फिर से इस सड़क को और भी अच्छा बनवाया, और जगह जगह पे, जैसे पहले लाइन होटल नहीं होते थे, ये ढाबा नहीं होता था, तो राहगीरों के लिए ये मेन व्यापारिक मार्ग था, ट्रेड रूट था, तो इस पर व्यापारी मुसाफिरों के ठहरने के लिए इंतजाम था, सराय थे, पानी पीने का इंतजाम था, और इस पर स्पेशल एक आर्मी भी होती थी जो इसके सेफ्टी का ध्यान रखती थी कि किसी भी बिजनेसमैन को कोई लूट ना ले या कोई डकैती ना हो जाए, समझ रहे ना। ये सोनीपत, पानीपत, करनाल, ये जो आप शिमला गए हैं बस से, तो ये यही तो है ना, पानीपत सोनीपत होते हुए जाता है, यही वाला तो। चंडीगढ़ से है ना, अरे ये तो मुरथल है जी, मुरथल में है। मुझे कम समझ आते हैं। अरे तो रास्ते का क्या करना है, साइकिलिस्ट बन जाओ, मैं तो गया ही था, सब रास्ते पता चल जाते हैं। NH1 पे रास्ता बूझना ही नहीं है, जब रास्ते में मुड़ना पड़े समझो कि आ गया, क्या आ गया पता है, चंडीगढ़ से ही मोड़े तो सीधा 90 डिग्री के एंगल पे रास्ता जाता है, कहीं ना मुड़ता। मैं कुरुक्षेत्र तक गया था साइकिल से। हाँ, गए भी थे वाहन, और एक ही दिन में आ भी गए थे, 308 किलोमीटर। पागल हो गया था ना दिमाग में, उल्टा खोपड़ी है ये शुरू से मेरा, कुछ ना कुछ इसी तरह का कांड करते रहते हैं। अब कर लो साइकिलिंग, है ही मत तुम्हारे में, हमरे में तो बिल्कुल भी।
बीच में